नमस्कार स्टूडेंट्स। कल क्लास 10th का चैप्टर 1 भूगोल में संसाधन एवं उपयोग शुरू कर दिए थे। आप लोग का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। इससे और उत्सुकता मिला कि इसको और अच्छे से करें। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा 5 मिनट का रिकैप करेंगे और इस चैप्टर को आज हम खत्म कर देंगे। ठीक है, आगे भी बढ़ेंगे। 5 मिनट थोड़ा सा पीछे का देखेंगे। चलिए, आपको क्या पता थे संसाधन क्या होती है? जो भी वस्तु आप इधर उधर देखिए, जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति कर देता है उसे क्या कहते हैं? संसाधन करते हैं। जिस जो मानव की जरूरत को पूरा करे वो क्या है? संसाधन है। ठीक है, संसाधन देखिएगा आसपास में तो बहुत संसाधन है जो क्या है? जैव है। बहुत सारा संसाधन क्या है? अजैव है। ठीक है, देखिए और क्या है? प्राकृतिक संसाधन। बहुत सारा संसाधन क्या होता है? प्रकृति ने उसको बनाया है। बहुत सारे संसाधन क्या होते हैं? जिसको मानव ने बनाया, आपको आवश्यकता की पूर्ति करता है। मोबाइल, टेलीफोन, ये सब क्या है? मानव निर्मित है। जैव क्या है? जो जीवित है, जिसमें लाइफ है, उसको क्या कहते हैं? जैव संसाधन। और जिसमें लाइफ नहीं है, हवा, पानी, ये सब क्या है? अजैव संसाधन। ठीक है, बहुत संसाधन क्या होता है? आप देख पा रहे हैं, बहुत संसाधन को आप देख भी नहीं पाते हैं। ठीक है, देख पाने वाला संसाधन कौन है? जैसे कि दृश्य, आप जितना आसपास देखिए वो सब संसाधन दृश्य है। और अदृश्य संसाधन कौन है, ये देखना है। अदृश्य संसाधन जैसे वायु हो गया, हवा दिख रहा है, कोई सेवा हो गया, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये टीचिंग सेवा जो हो रहा है, या कोई आपको गाना गा के सुना है, उसको देख पाइएगा नहीं ना। चित्रकला है, कोई अच्छा दृश्य है जो घूमने गए आप लोग, या कोई आपको लिफ्ट दे के छोड़ दिया, या ये सब जो सेवा आती है, डॉक्टर के जो सलाह है, दादी माँ का जो बड़ा बड़ा उपचार है, ये सब क्या होती है? जो ये सब सेवा है। सेवा भी क्या है? एक संसाधन में गिना गया है। ठीक है, क्योंकि सेवा का भी हम लोग क्या करते हैं? पैसा देते हैं, है कि नहीं? चलिए, तो क्या होता है? जिमरमैन एक विचारक है जो बताए थे कि संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि संसाधन पड़ा हुआ था, मतलब सालों साल से संसाधन क्या नहीं था क्या? देखिए, जैसे पाषाण काल में जाइएगा तो लोग जो आदि मानव थे, उस समय सबसे बड़ा संसाधन क्या दिखता था? पत्थर। वो लोग का जीवन पूरा पत्थर पे घूमता था। पत्थर से शिकार करते थे, पत्थर से गड्ढा करते थे, पत्थर से ही पूरा उसका पूरा संसाधन मानिए तो क्या था? पत्थर था। लेकिन जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ा, आवश्यकता आविष्कार की जननी होता है, ये कहा गया है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ा, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती गई, लोगों की आवश्यकता बढ़ती गई, जिससे तो संसाधन का मांग बढ़ने लगा कि उस डिमांड को कैसे फुलफिल करे। जैसे मान लीजिए कि पहले क्या था? जानवर नहीं था, आदमी कुत्ता को पाला, बैल को पाला, उससे क्या किया? खेती कराया। घोड़ा को पाला, जिससे अपना आने जाने का सुविधा किया, है कि नहीं? तो जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ा, वैसे वैसे लोग क्या किए? अपनी ज्ञान को बढ़ाएं। कोई भी संसाधन ऐसे नहीं बन गया, उसको तकनीक के द्वारा, अपना दिमाग से, सोच से, मानव अपना ज्ञान से उसको संसाधन योग्य बनाया। कोई भी चीज ऐसी संसाधन नहीं हो जाता है। घोड़ा भी चाहे बैल भी है, उसको लगाम लगाता है नाक में, ये तब संसाधन बनता है। घोड़ा को भी लगाम करना पड़ता है, तब संसाधन बनता है। जमीन के अंदर से ही आज कोई भी नहीं पेट्रोल निकाल सकता, जमीन के अंदर से कोई भी सोना निकाल के यूज नहीं कर सकता है। उसको परिष्कृत करना किया जाता है, तब जाके वो योग्य होता है यूज करने के लिए। ठीक है, तो इसमें ज्ञान की बहुत आवश्यकता होती है, तकनीक की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इसको बड़े पैमाने के लिए उपयोग करने के लिए संस्थाएं होती है। जो रिफाइनरी होती है, या कोई फैक्ट्री में कोई गया, धातु को गलाया गया, उसे गंदगी निकाल के तब शुद्ध सोना निकाला जाता है, इसके लिए संस्थाएं होती है। तो जिमरमैन एक विचारक है जो क्या बोलते हैं? संसाधन होते नहीं है, बनाए जाते हैं। संसाधन कौन बनाता है? मानव। ठीक है, मान लीजिए संसाधन कोई देश का रीढ़ का हड्डी होता है, मतलब कि जो देश के पास संसाधन है वो उसको काफी मतलब सुविधा होता है, आर्थिक रूप से वो सुदृढ़ होते हैं। जहाँ संसाधन नहीं होता वो थोड़ा सा गरीबी देश में हो जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। जापान इसका एकदम अपोजिट एग्जाम्पल, उसके पास खनिज संसाधन या भौतिक संसाधन नहीं है, फिर भी जापान एक संसाधन के बल पर क्या किया है? सब अपने को विकसित किया है, वो है मानव संसाधन। वो है मानव संसाधन। मानव पूछेगा क्या मानव संसाधन है? हाँ, जी हाँ, मानव ही संसाधन है। मानव सबसे बड़ा संसाधन है। ठीक है, ठीक है, एगो आता है पोस्ट, एचआर। कोई भी कंपनी में अब एचआर है। ठीक है, तो ये क्या है? ह्यूमन रिसोर्स। एचआर क्या होता है? ह्यूमन एक रिसोर्स है। रिसोर्स क्या होता है? ह्यूमन क्या होता है? कि मानव जो है कोई भी संसाधन को उसको योग्य कौन बनाता है? आप देखिए, अब यही लोहा है, लोहा से क्या क्या बनता है बताइए? लोहा से खिलौना बना लीजिए, लोहा से जेसीबी बना लीजिए, कार बना लीजिए, वही वजन का अल्टो बना लीजिए, वही वजन का मान लीजिए कि बीएमडब्ल्यू कार बनाइए, तो जो बढ़िया बीएमडब्ल्यू कार कितना करोड़ों में जाता है, उतना ही लोहा है वजन मान लीजिए, तो वो उतना ही में बिकता है। एगो बिका 5 लाख में, एगो बिका 2 करोड़ में। तो देखिए, वही लोहा का उपयोग करके एक कितना अच्छा चीज बना दे रहा है।
और एक देखिए जिसका कीमत कितना कम रह जाता है। तो ये किसके वजह से हुआ है? BMW के बनाने का तकनीक किसके पास है? वो दूसरे देश के पास है। तो वो अपने तकनीक के वजह से क्या हुआ है, कोई भी चीज़ मानव उसको कीमती बना देता है। अब यही मान लीजिए कि ब्रेड लाए, ब्रेड से रोटी बना लिए, अच्छा बिस्किट बना लिए, उससे अच्छा बिस्किट बना लिए। इससे क्या हुआ, उसका कीमत बढ़ा। इसको बढ़ाया कौन? मानव। मानव कैसे बढ़ाया? अपना तकनीक ज्ञान का उपयोग करके। इसलिए बड़े बड़े विकसित राष्ट्र कैसे बन गए? अपने मानव के बल पे, मानव रिसोर्स के बल पे। ठीक है, वहाँ का मानव जो है पढ़ा लिखा होता है। आज मान लीजिए किसी इंसान का बच्चा है, वो नहीं पढ़ता है, कोई गरीब है नहीं पढ़ा पाया, वही अमीर का बच्चा पढ़ लेता है। तो पढ़ लेता है तो उसके पास क्या आ जाता है? ज्ञान आ जाता है। तो बड़े बड़े कंपनी में कोई भी काम कर सकता है। कंप्यूटर का काम दे दीजिए, कोई भी काम दे दीजिए, वो कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्ञान आ गया, उसका तकनीक आ गया उसके पास। लेकिन जो गरीब रह गया, मान लीजिए वो नहीं पढ़ पाया, तो उसका काम एक मेहनत के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं रहता है कि वो दूसरा काम भी कर सके। क्यों? क्योंकि उसके पास तकनीक ज्ञान नहीं आया है। तो ज्ञान के वजह से ही कोई चीज़ उसको कीमती बनाता है। उसका मतलब क्या करते हैं, उसको मतलब उसकी कीमत को वृद्धि कर देता है और वो अपना कीमत भी बढ़ा लेता है। वही आदमी का कीमत करोड़ों में जाता है। हर आदमी को सेम पैसा मिलता है? नहीं मिलता है। ये वो करोड़ों रुपए मिलता है। 1 घंटा का करोड़ों रुपए बहुत आदमी को मिलता है। हर मिनट कोई करोड़ों कमाता है। क्यों कमा रहा है? क्योंकि उसके पास वो कौशल ज्ञान है। तो सबसे बड़ा चीज़ होता है कि मानव मानव संसाधन सबसे बड़ा है। उस पे अगर ध्यान दिया जाए तो बाकी सब संसाधन गौण हो जाता है उसके लिए। देश के पास संसाधन नहीं है, कोई जान लीजिए कि गरीब घर में पैदा हुआ लेकिन बहुत पढ़ने में होशियार है, तो वो अपना पूरा खानदान को गरीबी से निकाल देता है। क्या है? क्योंकि ज्ञान की वजह से। तो सबसे बड़ा संसाधन किसको माना गया? मानव को। तो पूछेगा मानव संसाधन है? बिल्कुल संसाधन है, बहुत बड़ा संसाधन है। अच्छा, लेकिन संसाधन सब मानव संसाधन नहीं हो सकता। बहुत सारा देश, जापान ऐसा करके देखा है। लेकिन संसाधन होना अनिवार्य है, कोई भी क्षेत्र के लिए, कोई भी देश के लिए, कोई भी राष्ट्र के लिए। आप देखिए सऊदी अरेबिया, उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो अपने तेल को बेचकर अपने आप को क्या बढ़िया बनाया हुआ है, क्योंकि उसके पास संसाधन है वो। ठीक है। तो आप चीन देखिए, चीन के पास संसाधन भी है, मानव भी उसका क्या है, स्किल कौशल व्यक्त है, तो डबल तरह का से अति फायदा में है। ठीक है। चलिए, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे गायन चित्रकला सेवा भी क्या है? संसाधन है। ठीक है। चलिए, संसाधन का उपयोग करके मानव क्या बना? सभ्य बना। आज इंसान जो है इतना बिल्डिंग दिखाई पड़ा है, कैसे बना? संसाधन का उपयोग कर करके उसका अच्छे ढंग से उपयोग किया है। उसका सही अपना ज्ञान को बढ़ाते बढ़ाते उसको इतना अच्छा से उपयोग किया है कि आज मानव सभ्य लाइफ जी रहा है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए, आपको ये चित्र बताए थे कल, वातावरण, प्रौद्योगिकी या तकनीक या संस्थाएं, और बीच में केंद्र में कौन है? मानव। आप समझिए, मानव क्या करता है, ये संसाधन कैसे बनता है समझिए। मानव वातावरण से गया, वातावरण से क्या लिया? कोई भी चीज मान लेते हैं, जमीन के अंदर से खोद के निकाल लिया, कुछ भी चीज निकाला अपना ज्ञान की वजह से। देखिए, कोई भी संसाधन आज क्या, पहले आदि मानव के समय में ये सब संसाधन नहीं था। संसाधन था लेकिन ज्ञान नहीं था। आज भी बहुत सारे देश के पास संसाधन है लेकिन उसको उपभोग करने का ज्ञान नहीं है। तो दूसरे देश के कंपनी आके उसके संसाधन को निकाल के बेच के तब उनको पैसा मिलता है, लेकिन उसको बहुत सारे देश के पास उपभोग करने का ज्ञान नहीं होता है। ताकि कोई भी संसाधन जो है ना जमीन में पहले से पड़ा हुआ था, लेकिन आदमी को यूज उसका इस्तेमाल नहीं पता था। धीरे धीरे ज्ञान की वजह से, तो वातावरण से कोई भी संसाधन मानव लिया, उसको क्या किया? अपना तकनीक ज्ञान की वजह से आज बहुत सारे संसाधन है जिसको हम जान रहे हैं लेकिन उसका उपभोग नहीं कर पाते। भूतापीय ऊर्जा देखिए, पवन ऊर्जा अभी भारत में मतलब बहुत दूसरे देश तो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा का उतना ज़्यादा उपयोग नहीं कर रहे जिसका पोटेंशियल बहुत हाई है। ठीक है। चलिए, तकनीक का यूज करता है मानव, वातावरण से कोई संसाधन लिया और उसको उपभोग करने के लिए संस्था बनाता है। कोई भी मान लीजिए कि जमीन के अंदर से सोना ही निकाला या खनिज तेल निकाला, तो उसके लिए रिफाइनरी सेटअप करता है, जिसके वजह से तेल परिष्कृत करके किरासन, पेट्रोल, डीजल तेल बनाता है। तो इसके लिए तो कौन कर रहा है? सबके बीच में केंद्र में कौन है? मानवीय जा रहा है। मानवीय प्रौद्योगिकी का यूज कर रहा है, मानवीय संस्थाएं निर्माण करा के संसाधन को उपभोग करने योग्य बना रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, संसाधन के कुछ वितरण दिए हुए हैं। संसाधन क्या होता है? या तो प्राकृतिक होता है या मानवीय होता है। ठीक है। या तो प्रकृति डायरेक्ट दिया है या मानव उसको संसाधन बनाया है। तो मानव संसाधन कौन बनाया? संस्था या संरचना। कोई भी संरचना देखते हैं, बिल्डिंग, रोड, ये सब कौन बनाया? मानव बनाया है। तो मानवीय संसाधन हो गया। और मात्रा व गुणवत्ता, कोई मान लीजिए कि कोई सेवा है, कोई उसका गुण है, ठीक है, उसकी मात्रा या गुणवत्ता क्या होती है? वो भी मानवीय संसाधन है। ठीक है। प्राकृतिक संसाधन कौन है? देखिए, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या होता है?
सतत और प्रवाह होता है, मतलब वो बना रहता है, हमेशा सतत रहता है। सतत मतलब जो लंबे समय तक बने रहे। आज और क्या होता है, जैव संसाधन। देखिए जैव संसाधन में क्या है, जैव जो भी जिंदा है, वनस्पति पेड़ को काटेगा फिर पेड़ हो ही जाता है, थोड़ा समय लगता है लेकिन होता है कि नहीं। कोई भी जीव जंतु मरता, लगातार मरता रहता है, लगातार बनता रहता है। तो ये भी क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। जैसे वनस्पति हो गया, जीव जीव जंतु हो गया, ठीक है। और नवीकरणीय संसाधन देखिए क्या है, पहला पुनः चक्रीय, और नवीकरणीय में भी पूर्ण चक्रीय। जैसे एक बार सोना का यूज करिएगा, उसका धरती से गायब थोड़ी होता है। जैसे पेट्रोल को यूज करिएगा तो गायब हो जाएगा, फिर आपको नहीं आएगा। लेकिन एक बार सोना का इस्तेमाल कीजिएगा, उसको पिघला के फिर तार बना लीजिए, उसको पिघला के अंगूठी बना लीजिए, उसको पिघला के और भी सामान, तो पुनः चक्रीय योग होता है। जैसे धातु जो होता है, अनवीकरणीय संसाधन है, धातु को आप हटा दीजिएगा तो फिर नहीं आएगा, लेकिन उसको क्या कर सकते हैं, पुनः चक्रीय, बार बार चक्रीय यूज कर सकते हैं उसको, ठीक है। अचक्रीय कौन होता है, जैसे जीवाश्म ईंधन होते हैं। पेट्रोल एक बार यूज करिए दोबारा नहीं आ सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा संसाधनों का वर्गीकरण, आपको बताए थे कि संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है, विभिन्न आधारों पे किया गया है। पहला देखिए किस आधार पे किया गया है, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पे कौन संसाधन, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। उपयोगिता के आधार पे नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। और स्वामित्व के आधार पे व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। और विकास के स्तर पर संभाव्य, विकसित, भंडार और संचित। ये सब के बारे में कल बता दिए थे। आप भूलिएगा तो एक बार फिर से रिपीट कर देंगे। जैसे देखिए उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन, वैसे संसाधन जिसमें क्या हो, जीवित लोगों का क्या हो, लक्षण हो, जैव संसाधन कहलाते हैं। और अजैव संसाधन क्या है, जो इसमें जीवन नहीं है, निर्जीव है, ठीक है, वो निर्जीव लक्षण शो करते हैं, ठीक है, उसको अजैव संसाधन। जैव का एग्जाम्पल भी दे दिए थे, अजैव का भी बता दिए थे। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, जीव जंतु मानव ये सब हो जाएगा, ठीक है, वनस्पति हो जाएगा। अजैव में धातु, कोयला, धातु मान लीजिए, ठीक है, धातु ये सब मान लीजिए, ठीक है, ये सब क्या होगा, अजैव संसाधन होगा, ठीक है। उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय, वैसे संसाधन जो भौतिक, रासायनिक और विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, पुनः 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 इस्तेमाल योग्य बनाया जा सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन। जिसको, और नवीकरणीय संसाधन क्या है, जिसको भौतिक, रासायनिक विधि द्वारा बनाने में क्या होगा, नहीं बनाया जा सकता है, या लाखों साल लग सकता है, करोड़ों साल लग सकता है, तो उसको क्या कहते हैं, और नवीकरणीय संसाधन। जैसे ईंधन, पेट्रोल ये सब हो जाएगा, ठीक है। नवीकरणीय संसाधन क्या हो जाएगा, जल, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, अभी इस्तेमाल कीजिए, सौर ऊर्जा का कमी नहीं है कि नहीं, तो नवीकरणीय संसाधन हो गया, ठीक है। और क्या होता है, स्वामित्व के आधार पे कि इसका मालिक कौन है, पहला व्यक्तिगत, कि कोई पर्सनल यूज के लिए होता है, जैसे मकान, जमीन, जायदाद, इसके इसके ब्याह पर क्या लेता है, सरकार टैक्स लेता है, सरकार क्या लेता है, शुल्क लेती है, ठीक है। सामुदायिक सरकार संसाधन क्या होती है, वैसे संसाधन जिसका एक व्यक्ति पर का अधिकार नहीं होता, उसका पूरा समुदाय का उसके ऊपर अधिकार होता है। जैसे पार्क हो गया, जैसे मंदिर, मस्जिद, ये सब हो गया, ठीक है। राष्ट्रीय क्या होता है, जो देश के अंदर ऐसा चीज, कोई भी संसाधन खनिज निकलता है तो किसका होता है, देश का होता है। कोई भी रेलवे मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए छावनी मान लीजिए सेना का, ये सब क्या है, वो राष्ट्रीय धरोहर है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्या है, जो पूरे देश के, मतलब कि उसका किसी भी अधिकार नहीं, पूरा देश का अधिकार है उस पर। जैसे देखिए वायुमंडल के ऊपर जो जाते हैं, स्पेस जाते हैं, यूनिवर्स में जाते हैं, ये सब क्या, कोई भी देश सैटेलाइट अपना छोड़ता है कि नहीं स्पेस में, है कि नहीं, तो ये अंतर्राष्ट्रीय है। हवाई मार्ग, पानी के 200 नॉटिकल माइल के बाहर जितना भी समुद्र था उसको खुला समुद्र कहते हैं, वहाँ पर कोई भी देश अपना जहाज लेके व्यापार करता है। और पता होगा आप लोगों को कि ज़्यादातर व्यापार किससे होता है, पानी से होता है। पानी खुला हुआ है तब ना कोई देश अपना सामान इधर उधर भेजता है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में आता है, वो किसी देश के नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए चौथा क्या बताया, विकास के स्तर के आधार पे, ठीक है। संभाव्य संसाधन, वैसे संसाधन जो मानव के आवश्यकता पूर्ति करने योग्य है, लेकिन अभी उसका पूर्ति नहीं किया जा रहा है, ठीक है, उसको छोड़ दिया गया। जैसे हिमालय के अंदर में बहुत सारे खनिज संसाधन है। विकसित संसाधन वे संसाधन है जिसका संभावना है लेकिन उसका मानव इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, वो विकसित कराएगा। भंडार क्या है, मतलब इन मानव यहाँ योग्य ही नहीं है इसको इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। जैसे भूतापीय ऊर्जा मान लेते हैं भारत के संदर्भ में, और भी संसाधन जो है, जैसे पानी से H2O से बताया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं तोड़ पा रहे हैं, अगर दोनों तोड़ देंगे तो क्या होगा, ये ईंधन में काम आ जाएगा और ऑक्सीजन का भी इस्तेमाल कर लिया जाएगा, ठीक है। और संचित संसाधन वे संसाधन होता है जिसका इस्तेमाल मानव कर सकता है लेकिन इसको छोड़े हुआ है भविष्य के पूंजी के रूप में, मतलब भविष्य में ही काम आएगा हमारे आने वाली पीढ़ी को, इसलिए संचित संसाधन। जैसे जल विद्युत का हम लोग बराबर यूज कर सकते हैं लेकिन छोड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये संचित संसाधन हो गए, ये वर्गीकरण बता दिया आपको, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। आप बताते हैं संसाधन नियोजन, संसाधन नियोजन जरूरी है क्या, बोलिएगा कि बहुत जरूरी है। कैसे जरूरी है, कि भारत जैसे देश में तो संसाधन का नियोजन अति आवश्यक है।
संसाधन नियोजन होता क्या है? संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन होता है। संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग मतलब क्या? पहले संसाधन को मान लिया गया था फ्री, उपहार, गिफ्ट मान लिया गया। फ्री फ्री कोई चीज़ आता है तो क्या करते हैं, उसका वैल्यू देते हैं नहीं ना। जो कीमती चीज़ होता है उसको हम ज़्यादा वैल्यू देते हैं, और फ्री का चीज़ को वैल्यू नहीं देते हैं। वही प्रकार संसाधन का हल हुआ। जैसे संसाधन का आज इतना पर्यावरणीय समस्या आप देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? आज आप लोग को पता चल रहा है पूरे देश को कि संसाधन का इतना हम लोग, जैसे बड़े बड़े देश जो बन गए हैं, अमेरिका ये सब जो देश बना है वो कैसे मतलब विकसित बने हैं। अमेरिका, यूके देखिए, जापान देखिए, ये अपना औद्योगिक क्रांति के बल पर बना है। औद्योगिक क्रांति जिससे मशीन के द्वारा बहुत सारा चीज को बनाने को क्या कहते हैं, औद्योगिक क्रांति, बड़े पैमाने पर। तो ये लोग जब औद्योगिक क्रांति हुआ तो ये लोग बड़े बड़े फैक्ट्री से बहुत सारे ईंधन को जला के, कोयला वाला जला के वायुमंडल में प्रदूषण पैदा किए। आज उसका क्या है परिणाम? बहुत सारा पर्यावरणीय समस्या हो गया है। ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बढ़ गया है, ऋतु असमान परिवर्तन हो रहा है, ठंडा कम समय के लिए आ रहा है, या बहुत सारा पर्यावरणीय बदलाव आ रहा है, ठीक है, जो मानव के लिए खतरा है, क्या घंटी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग नहीं होता है, उसको उपयोग करना है। भारत आज़ादी से ही कर रहा है। पंचवर्षीय योजना जो भारत है आज़ाद हुआ 1951 से पंचवर्षीय योजना चला दिया कि हमारे पास कौन सा संसाधन है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, और देश का विकास हमको कैसे ले जाना है, उसके लिए प्राथमिकता तय करके पंचवर्षीय योजना भारत कर रहा है शुरू से। लेकिन संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या है, संसाधन नियोजन है। संसाधन नियोजन क्या है, संसाधनों का विवेकपूर्ण, होशियारी से उपयोग समझिए एक तरह से, ठीक है। तो क्या होता है, संसाधन को पहले फ्री गिफ्ट माना गया, जनसंख्या कम था, संसाधन बहुत था, पता चला कि उपहार है, मिलता रहेगा हमेशा, लेकिन ऐसा नहीं है। संसाधन क्या है, सीमित है। अब मानव की आवश्यकता क्या है, असीमित है। एक भी मानव का क्या होता है, लालच बहुत बड़ा होता है। इसलिए संसार लालच नहीं बढ़ना है, आवश्यकता की पूर्ति करना है, और अभी के लिए नहीं पूर्ण करना है, भविष्य में आने वाली पीढ़ी का भी उसके लिए ये नहीं होना चाहिए कि कोयला कैसा होता था, पेट्रोल कैसा होता था, ठीक है। तो संसाधन क्या होने चाहिए, न कि वर्तमान पीढ़ी के लिए, भविष्य की पीढ़ी के लिए भी क्या संचित रहना चाहिए, ठीक है। तो संसाधन नियोजन समझ गए आप लोग। तो चलिए, दोहन नहीं बल्कि रणनीतिक उपयोग, संसाधन का दोहन नहीं करना है। ताकि हम लोग का जैसे भारत देखिए तो जनसंख्या कितनी ज़्यादा है, और हम लोग का संसाधन क्या है, सीमित है। तो सीमित संसाधन को से हम लोग को पूर्ति करना है पूरा देश की आवश्यकता को। इसके लिए बहुत होशियारी से संसाधन का क्या करना है, उपयोग करना है, ठीक है, विवेकपूर्ण उपयोग करना है, जिससे हमारा देश के इतना बड़े जनसंख्या का क्या करे, उसका पूर्ति कर सके आवश्यकताओं की, ठीक है। इसके लिए सरकार नियोजित ढंग से संसाधन का उपयोग करती है। और संसाधन क्या है, हमारे देश में असमान वितरण है। कहीं देखिए झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ कोयला का भंडार है, लेकिन देखिए अरुणाचल प्रदेश में ऐसा है क्या, जम्मू कश्मीर में है क्या? ताकि उसको कोयला की आवश्यकता नहीं है, उसको बिजली बनाने की आवश्यकता नहीं है, सब पूरे देश को आवश्यकता है, और पाया जा रहा है कुछ क्षेत्र में। तो इसलिए हम देश के स्तर पे देखिएगा तो इसीलिए खनिज को किसी राज्य के लिए नहीं छोड़ दिया गया, देश का होता है। कहीं से खनिज निकलता है तो किसका होता है, राष्ट्रीय संसाधन है। देश उसको उसको स्वामित्व में रखता है अपने, और उसका यूज पूरे देश में करता है, क्योंकि उसको पूरा देश का देखना है ना। ऐसे करेगा तो कैसे चलेगा, देश कब कहलाता है, जब हम देश का पूरा हित को पूरा करें तब ना। जैसे झारखंड में कोयला निकला तो उसका उपयोग सब पूरा राज्य करता है, क्यों करता है, क्योंकि एक देश है, राष्ट्रीय संसाधन है, सबकी आवश्यकता की पूर्ति होती है। आप देखिए कोई एक देश मोबाइल का आविष्कार किया, भारत उस मान लीजिए पहले के समय में नोकिया का मोबाइल था, उस समय भारत नहीं बनाता था, लेकिन कोई विश्व का कोई देश बनाता था ना, वो दूसरे देश को भी बेचा। इसी तरीके से पूरा एक आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए क्या होना चाहिए, संसाधन का क्या होना चाहिए, वितरण भी होना चाहिए। इसलिए संसाधन नियोजन बहुत आवश्यक है, ठीक है। चलिए, जैसे भारत जैसे देश में देखिए जनसंख्या क्या है, काफ़ी है, संसाधन कम है, ठीक है। और क्या है, यहाँ पर संसाधन का असमान वितरण है। जैसे देखिए बिहार, बिहार में क्या है, पाइराइट है, चूना पत्थर है कि नहीं। वहीं यहाँ पे अधिकता है इसकी। देखिए एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड में क्या है, खनिज और कोयला की अधिकता है। लेकिन इसको क्या करना है, पूरा देश को भी वितरण करेंगे तब ना सबका विकास होगा, ठीक है। चलिए, अब संसाधन नियोजन के चरण क्या होते हैं, संसाधन को नियोजन कैसे किया जाता है, उसके कोई स्टेप होते हैं। स्टेप क्या होता है, पहले देखना है कि देश में सर्वे कराना कि कौन सा संसाधन हमारे देश में मौजूद है, क्या क्या मतलब यूरेनियम है कि नहीं, पेट्रोल है कि नहीं, ईंधन तेल है कि नहीं, ये सब देखना है, सर्वेक्षण करना है। तब ना हम तय करेंगे अपना नियोजन कि कौन सा संसाधन हमको बाहर से मंगाने की जरूरत होगी, कितनी खपत है देश को। पहले देखिए सर्वेक्षण करेंगे कौन सा संसाधन हमारे देश में है, ठीक है, उसकी पहचान करना है और उसका सर्वेक्षण करना है, उसकी मात्रा को। अब दूसरा स्टेप क्या है, उसकी मात्रा को, गुणवत्ता को देखना है। दूसरा स्टेप क्या है, उसकी गुणवत्ता को देखेंगे कि कैसा है, कि अगर निकाले
और वो गुणवत्तापूर्वक अच्छा नहीं रहा तो उस बेकार हो गया निकालना, खर्च भी बेकार हो जाएगा। इसलिए गुणवत्ता को बहुत जरूरी होता है चेक करना। और उसकी मात्रा, मान लीजिए कि इतना मेहनत किया निकला कम, तो उसको पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो उसके मात्रा को, गुणवत्ता का आकलन करना भी आवश्यक है, ठीक है। तीसरा क्या है, योजना की सफलता के लिए प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थान का विकास करना। बहुत देश के पास क्या है, संसाधन है, लेकिन उसको निकाल नहीं पाता, उसका उपभोग नहीं कर पाता है। इसलिए कोई देश के पास उसका कौशल है, उसका किसी के पास नहीं है, ठीक है। जैसे ऑयल ईंधन तेल है, तो बहुत सारा देश, जैसे मान लेते हैं इराक उराक है, सीरिया उरिया, उसके पास कौशल नहीं है कि वो अपना तेल निकाल सके, ठीक है। उसके लिए क्या करता है, दूसरा कंपनी ऑयल रिफाइनरी, हम लोग का देश का ओएनजीसी है, रिलायंस पेट्रोलियम है, वो दूसरा देश में जाके क्या कर रहा है, पेट्रोलियम निकाल के उसका शोधन करके बेच रहा है, ठीक है। तो प्रौद्योगिकी, ठीक है, क्या करना है, उसको संशोधन को, संसाधन का दोहन करने के लिए प्रौद्योगिकी ज्ञान लाना है। तो कैसे दोहन करें, कौशल विकसित करना है, स्किल लाना है, और संस्थाएं सेटअप करना है, ठीक है। फैक्ट्री हो गया, रिफाइनरी हो गया, ये सब। चलिए, चौथा क्या होता है स्टेप, राष्ट्रीय नियोजन को संसाधन नियोजन से क्या करना है, समन्वय बैठाना है, ठीक है। आप संसाधन का नियोजन कर लिए, कुछ कमी हुआ, अगर देश का आवश्यकता ज़्यादा की है तो संसाधन नियोजन उसमें पूर्ति नहीं होगा, तो हमको क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। इसलिए दोनों को मैच करना होता है, देश की आवश्यकता, उसका नियोजन, और संसाधन का नियोजन बराबर होने चाहिए, ठीक है। देखिए, आज़ादी के बाद से भारत में क्या चल रहा है, पंचवर्षीय योजना चल रहा है, ठीक है। इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब क्या है, संसाधन का संरक्षण। अब आ गया है स्टेप, संसाधन नियोजन तो समझ लिए, अब संसाधन का संरक्षण करना चाहिए, उसको कंजर्वेशन करना चाहिए, ठीक है। देखिए, संसाधन जो होता है उसका दोहन, दोहन क्या होता है, विवेकपूर्ण उपयोग नहीं करना ही दोहन होता है। मतलब उसको खराब करना, बर्बादी करना, या उसको अच्छा से यूज नहीं करना। मान लेते सेब खाए, संसाधन है, एक कट्टी, एक बाइट खा के फेंक दिए, वो भी तो यूज कर लिए, लेकिन क्या हुआ, अच्छा दोहन हुआ कि नहीं। बड़े बड़े लोग के पास मान लेते करोड़ों सेब है, क्या कर रहा है, उसको सड़ने के लिए छोड़ दिया, लेकिन वो संसाधन बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो संसाधन दोहन नहीं करना, उसका अच्छा से उपयोग करना, विवेकपूर्ण उपयोग, ठीक है। तो संसाधन दोहन से क्या होता है, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक और पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो जाती है, और हुआ भी है। पहले लोग संसाधन को फ्री गिफ्ट मान के संसाधन का क्या किया है, दोहन ही तो किया है ना। तब ना ये समस्या आज मानवता के सामने खड़ी हुई है। पर्यावरण की समस्या है कि नहीं है, समाज में असमानता, दिक्कत, गरीबी, ये सब है कि नहीं, ठीक है। चलिए, आर्थिक समस्या है कि नहीं, लोग के पास, किसी के पास ज्यादा पैसा है, असमानता है कि नहीं है। और सांस्कृतिक समस्या, संस्कृति खत्म होने के कगार पे, ठीक है। ये सब समस्या क्यों हुई है, संसाधन संरक्षण नहीं करने से। और भविष्य के पीढ़ी के लिए भी खतरा है। आज दिल्ली का हाल देख लीजिए, कोई रहना नहीं चाहता, छोड़ रहा है, क्यों, क्योंकि वहाँ हवा जहरीला है। अब बताइए, तो वो आने वाली भविष्य के लिए ठीक है क्या, आने वाले बच्चों के लिए सही है क्या। ये सब समस्या पैदा कर चुका है, संसाधन को संरक्षण नहीं करना। क्योंकि वायुमंडल, वायु संसाधन नहीं था क्या, उसका संरक्षण होना चाहिए था कि नहीं, नहीं किया, उसको पे ध्यान नहीं दिया। अब उसको वापस करने का कोशिश कितनों करेगा, जो 50-100 साल 200 साल में हुआ, अब उसको तुरंत वापस नहीं ना किया जा सकता। इसलिए संसाधन को संरक्षण के लिए पहले ही प्रयास किया है, और इसको, इस पे क्या करना, अटल रहना, तब जाके हम लोग का संसाधन क्या होगा, संरक्षित हो पाएगा, ठीक है। गांधी जी का बहुत कथन बढ़िया है इस पर, कि क्या है, दो गो कथन है, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडी नीड, नॉट फॉर एनीबडी ग्रीड। मतलब किसी आदमी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमारे पास संसाधन काफी है, लेकिन जरूरत की पूरा करने के लिए, लेकिन उसकी क्या करें, लालच को पूरा करने के लिए हमारे पास संसाधन नहीं है। अब किसी को एक गाड़ी है, 10 को गाड़ी करना है, तो वो नहीं, जरूरत है तो जरूरत पड़ने का पूरा करने के लिए हमारे पास काफी संसाधन है। इसलिए गांधी जी का देखिएगा, आवश्यकता कितना कम, कपड़ा ये सब, हर आवश्यकता को अपना कम करके चलते थे। जो जरूरत है उतना ही खाएंगे, जो जरूरत है उतना ही पहनेंगे, आवश्यकता को इतना कम रखते थे। तो आवश्यकता को पूर्ति के लिए संसाधन है, लेकिन लालच की पूर्ति के लिए नहीं। किसी एक बच्चा आदमी का भी लालच पूर्ति नहीं कर सकता हम लोग का संसाधन, उसके लिए संसाधन कम ही पड़ जाएगा, लालच जब आ जाएगा तो, ठीक है। चलिए, और एक और गांधी जी का है संसाधन के बारे में, हमारे पास पेट भरने के लिए संसाधन है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। पेट भरने के लिए मतलब, पेट भरने के लिए संसाधन है, पेटी में जमा करने के लिए संसाधन उतना नहीं है, ठीक है। उसके लिए संसाधन, सब लोग पेटी भरेगा तो संसाधन बचेगा नहीं ना, बचेगा। चलिए, अब देखिए, मेधा पाटेकर भी क्या किए, संसाधन संरक्षण में अपना भूमिका निभाया। नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा नदी पे क्या है उसका, नर्मदा नदी पे क्या किया, बचाव, वही आंदोलन चला था। सरदार सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा क्या है, चिपको आंदोलन किया गया था, जो क्या क्या पेड़ पौधा, वन को, वन संसाधन को बचाने का कोशिश किया गया। लोग पेड़ से चिपक गए और अब काटने नहीं दिए, उसको बर्बाद करने नहीं दिए,
संरक्षण कर दिए, आज भी लगातार होते रहता है ऐसा, ठीक है ना। आप देखिए वो आपके बुक में है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था क्या है, रॉबर्स इकोनॉमी पूछता है। देखिए तो क्या होता है, तकनीक का तकनीक का और मानव का शोषणात्मक दोहन की प्रवृत्ति को ही क्या कहते हैं, रॉबर्ट इकोनॉमी। अब आपके पास तकनीक है लेकिन उसका इस्तेमाल सही चीज में नहीं कर रहा है, गलत चीज में कर रहा है। मानव है लेकिन उसका इस्तेमाल क्या कर रहा है, दोहन कर रहा है, शोषण कर रहा है उसका। तो ये सब क्या है, रॉबर्ट्स इकोनॉमी है, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए आप देखते हैं संसाधन के संरक्षण में क्या कदम उठाए गए हैं, ठीक है। विश्व स्तर पे समस्या आने लगी थी कि पर्यावरण की और सिर्फ समस्या संसाधन की आने लगी, इसलिए संसाधन संरक्षण के पर आगे बढ़ के बहुत सारे देश कदम उठाए थे। पहला कदम मानते हैं, देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन के संरक्षण के प्रयास क्या किए। पहला 1968 में क्या किया गया, क्लब ऑफ रोम, खाली यही पूछेगा, क्लब ऑफ रोम कब हुआ, 1968, उससे ज्यादा नहीं। दूसरा क्या हुआ था, स्मॉल इज ब्यूटीफुल नाम से क्या हुआ था, पुस्तक में 1974 में एक अति हुआ था, उसमें बताया गया था संरक्षण के बारे में। अब ये इंपॉर्टेंट है, ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987 में, इसी से क्या निकल के आया था, सतत विकास। और सतत विकास कोनो एग्जाम में है लेकिन पूछा नहीं जाता है, ये अर्थव्यवस्था में भी काम आएगा, भूगोल में तो काम आएगा ही। सतत विकास को आगे हम बताएंगे, ठीक है। कौन शीर्षक से था, आवर कॉमन फ्यूचर से। आवर कॉमन फ्यूचर से शीर्षक से क्या निकलता, सतत विकास की विचारधारा निकली थी। क्यों, अब इसको थोड़ा सा बता ही देते हैं। सतत विकास क्या होती है कि संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण उपयोग जो वर्तमान की पीढ़ी की आवश्यकता तो पूरी कर दे लेकिन भविष्य की पीढ़ी को भी क्या करे, आवश्यकता पूरी पूर्ति करने की क्षमता रखता है। संसाधन का ऐसा उपयोग करना है, उसी को क्या कहते हैं, सतत विकास। ये वर्तमान लोग तो अपना विकास करके निकल जाएगा, अपना जिंदगी जी के निकल जाएगा, लेकिन भविष्य के लिए भी क्या होना चाहिए, ईंधन होना चाहिए कि वो अपना विकास कर सकते। भावी पीढ़ी को मरता हुआ नहीं छोड़ देंगे। जैसे दिल्ली में मान लीजिए हम लोग अच्छे से पर्यावरण में जिए और वो लोग दूषित पर्यावरण में आके क्या करे, अपना जीवन व्यतीत करे, ये गलत है। हम लोग को अपना पूर्वज से जैसा मिला था हमको वैसा ही आगे को देना चाहिए था, लेकिन हम लोग क्या किए हैं, संसाधन का दोहन करके क्या किए हैं, ये समस्या उत्पन्न कर दी है आने वाले पीढ़ी भविष्य के लिए। यही सतत विकास बताता है, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1992 में देखिए पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, इस पर पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, कहाँ था, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में, ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, प्रथम 1992 में, ठीक है। सेकेंड कब हुआ था, 1997 में। देखिए 5 साल जोड़िएगा तो क्या आएगा, 1997। कहाँ हुआ था, यूएसए के न्यूयॉर्क में, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। फिर 5 साल जोड़िए, क्या आएगा, 2002। ये कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग कहाँ है, साउथ अफ्रीका में। कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग में। तीसरा क्या हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और एक स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 5 जून, इसी यही स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। कब हुआ था, 1972 में। और इंदिरा गांधी इसमें अटेंड करने गई थी, इसलिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था। और हम लोग पर्यावरण को संरक्षण के बात किए, पहला राष्ट्रीय पार्क भी बना, जिम कार्बेट। ये 1972 के बाद हम लोग का नेशनल पार्क बनने लगा, वन्य जीव को विविधता को समझा जाने लगा कि वन्य जीव भी हमारे लिए जरूरी है, ठीक है ना। जैसे मान लेते चीन क्या करता था, पूरा चिड़िया को मार दिया था, चिड़िया को जैसे मारा वैसी कीड़ा उसका देश पूरा फसल खाने लगा। अब देखिए कितना जरूरी था एक चिड़िया, चिड़िया रहने से क्या होता है, कीड़ा की जनसंख्या को कंट्रोल करके रखता है, और कीड़ा उसको क्या करता है, फसल नहीं खाता है। तो कोई भी सब जुड़ा हुआ है। अब मान लीजिए बाघ को नहीं बचाएगा तो क्या करेगा, बकरी, हिरन, ये सब क्या करेंगे, पूरा जनसंख्या इसका बढ़ जाएगा कि नहीं। अब पूरा ही हर जगह फसल उसल खाने लगेंगे कि नहीं। इसको कंट्रोल कौन करता है, बाघ करता है। इसलिए हमारे पास जैव विविधता का संरक्षण करना अति आवश्यक है, ठीक है। इसको समझाया गया, समझा गया, इस पर कदम भी उठाया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या है, संसाधन के केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। देखिए बहुत संसाधन का क्या होना चाहिए, वितरण होना चाहिए, किसी एक के लिए संसाधन नहीं है लालच के पूरा करने के लिए। पता चले कि कोई मान लेते हैं पूंजीपति अमीर लोग के पास ढेर संसाधन है, अपना शादी में कितना पैसा बर्बाद करता है, बड़ा बड़ा पूंजीपति को देखते हैं शादी को, उसका खाना वेस्ट होते रहता है। गरीब लोग क्या करता है, एक दाना कहीं गिरा रहेगा तो वो भी उठा के खा लेता है। तो ये गलत नहीं लगता आपको कि संसाधन कहीं एक जगह केंद्रीकरण हो गया, एक की आवश्यकता नहीं, लालच क्या पेट भर रहा है और दूसरे का पेट भी नहीं भर पा रहा है, लालच पूरा हो रहा है, किसी का आवश्यकता भी पूरा नहीं हो रहा है। इसलिए संसाधन का केंद्रीकरण से क्या होता है, दोहन होता है। अब जिसके पास संसाधन नहीं है, गरीब लोग वो खाना को वेस्ट करता है, दाना दाना खा जाता है। कैसे खाता है, क्योंकि संसाधन की कीमत को वो समझता है, ठीक है। उसके लिए संसाधन वेस्ट करने के लिए है ही नहीं है। इसलिए संसाधन का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, वितरण होना चाहिए।
वितरण लोगों में होना चाहिए, जिससे संसाधन का केंद्रीकरण से क्या होता है, लोग दोहन करना शुरू कर देता है। ताकि कोई भी आदमी का आवश्यकता, आधारभूत आवश्यकता सबका सेम होता है, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब क्या, शिक्षा, बिजली। आप किसी को बिजली दीजिएगा तो 100 यूनिट उड़ा देगा, किसी को 5 यूनिट दे दीजिए, बल्ब पंखा जला लिया, हो गया। तो आवश्यकता, बेसिक आवश्यकता सबका वही है। किसी को ज़्यादा है, लालच है तो ज़्यादा हो जाता है। इसी पे संसाधन संरक्षण, इस पे कदम उठाना चाहिए। पर्यावरण प्रदूषण क्या हो गया है, मृदा का क्षरण। आज देखिए पंजाब जैसे राज्य में क्या हुआ है, वहाँ पे मृदा उर्वरता कम हो गया है। आज बिना उर्वरक डाले मिट्टी पैदा ही नहीं करता है फसल। क्यों, इतना फर्टिलाइजर डाले, इतना दोहन किया गया मिट्टी का, फसल चक्रण नहीं किया गया। इससे क्या हो गया, पर्यावरण प्रदूषण क्यों हुआ है, संसाधन संरक्षण नहीं करने की वजह से हुआ है। ठीक है, मृदा का क्षरण हो रहा है। क्षरण मतलब समझते हैं, जब मट्टी में क्या हो, पेड़ पौधा नहीं रहा है, तब क्या करता है, वर्षा आता है, मिट्टी बहा के लेके जाता है नदी में, समुद्र में मिला देता है। इससे क्या हुआ, आपका मट्टी नहीं बच रहा। मट्टी बनने में भी समय लगता है, तो मट्टी को कौन पकड़ के रखता है, वनस्पति, पेड़ पौधा, बहुत सारे मट्टी को पकड़े रहते हैं। जैसे कितनों पानी बाढ़ आता है तो मट्टी को नहीं ले जा पाता है। तो मृदा क्षरण हो रहा है, मृदा की उर्वरता कम हो रही है, पर्यावरण में प्रदूषण हो रहा है ना। और क्या हो रहा है, उर्वरता की ह्रास, जल, भूमिगत जल भी समाप्त हो रहा है। और जल का क्या होता है, जल का क्या है, जल का स्तर भी ठीक नहीं है, पीने योग्य पानी अच्छा नहीं है। बिना रिफाइन किए, बिना ये लगा आरओ लगा पानी नहीं पी रहा लोग। क्यों, पहले तो ऐसा नहीं था। आज हम लोग हर तरह से देखिएगा तो संसाधन का दोहन करके संसाधन को बर्बाद कर दिए हैं। ये सब समस्या पैदा कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब ग्लोबल वार्मिंग देख लीजिए। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जब वायुमंडल में औसत तापमान बढ़ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, वायुमंडल, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हरित प्रभाव, क्या कहते हैं, हरित प्रभाव कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, जब वायुमंडल में क्या करे, औसत तापमान की वृद्धि हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, हरित गृह प्रभाव कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, हरित गृह प्रभाव, हरित गृह प्रभाव। ठीक है, चलिए आप देखिए अम्लीय वर्षा। वायुमंडल में अगर SO2 NO2 गैस छोड़िएगा तो क्या होता है, वर्षा के साथ मिलकर ये अम्लीय वर्षा हो जाती है। जिससे क्या होता है, तालाब में मछली मर जाता है, हमारा भी जहाँ पे पड़ा स्किन पर वो भी खराब, चमड़ा को क्या कर सकता है, नुकसान पहुँचाता है। ठीक है, चलिए देखिए पृथ्वी सम्मेलन तो बता दिए थे, क्या हुआ था, ब्राजील में हुआ था। ठीक है, 178 प्रतिनिधि देश के प्रतिनिधि ने भाग लिया। इस पर क्या जोर दिया गया, जैव विविधता पर। जैव विविधता क्या होता है, बहुत सारे जीव जंतु जो रहते हैं ना एक साथ, उसको जैव विविधता कहते हैं। जैसे कोई भी एक जीव नहीं रहा है, जीवों में विविधता बना रहा है। जैसे आज देखिए गिद्ध क्या हो गया, गिद्ध विलुप्त हो गया। गिद्ध देखते हैं, वल्चर को नहीं देखते हैं। वो क्या था, पर्यावरण का मेहतर था, मतलब कि साफ सफाई करता था, मरा हुआ चीज को खाता था, है ना। जिससे हम लोग को क्या करता था कि मतलब गंदगी को साफ करता था। कोई भी जीव मर गया उसको खाता कौन था, मरा हुआ को वल्चर खाता था, गिद्ध खाता था। आज उसका क्या हो गया, विलुप्त हो गया। तो जैव विविध, आज देखते होंगे बहुत सारा राष्ट्रीय उद्यान और नेशनल पार्क लोग जो घूमने जाता है वहाँ पर संरक्षण किया जाता है। आज हम लोग घर बना लिए हर जगह, जीव जंतु को रहने का जगह नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसके प्राकृतिक आवास में उसको संरक्षण करते हैं। इसको क्या कहते हैं, जैव विविधता को क्या करना, संरक्षण करना। ठीक है, इस पर हम लोग का भी प्रयास चल रहा है और अच्छा चल रहा है। हम लोग टाइगर का बहुत अच्छा से अति कर रहे हैं। इसी से देखिए एजेंडा 21 निकला। इसी जो पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ 1992 ब्राजील में, इससे जैव विविधता, ग्लोबल वार्मिंग और एजेंडा 21 निकला, जिसमें विश्व पर्यावरण कोष का बात किया गया कि वर्ल्ड लेवल पे क्या बनेंगे, पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए हम लोग एक कोष बनाएंगे, जिससे हर देश के पास पैसा जाएगा कि उस पर खर्च करे और पर्यावरण को संरक्षण करे। ठीक है, एक कोष बनाया गया, एक फंड बनाया गया, जिसमें पैसा जमा करता था, लोग को मदद किया जाता था। इसके सेकेंड पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ पूछेगा, 5 साल जोड़ दीजिए, 92, 5, 97 में न्यूयॉर्क में हुआ। इसको +5 सम्मेलन कहते हैं, बस 5 साल बाद हुआ। उसी को आगे कंटिन्यू करना था, इसलिए कुछ ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट नहीं, इसी गोल को पूरा करना। इतना आसान गोल थोड़ी है जो ये 5 साल में पूरा हो गया। 200 साल में ये सब पर्यावरण समस्या को उत्पन्न किया था। और ज़्यादातर इसका हाथ किसका हाथ है इसमें, बड़े बड़े पूंजीपति जो आज विकसित देश कहला रहे हैं, वो क्या किए हैं, पर्यावरण प्रदूषण पैदा करके क्या किए हैं, ये समस्या को उत्पन्न किया है। आज वो फंड बनाते हैं, मदद करते हैं लोगों को पैसा दे के, अब वो भी नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो ठीक होने वाला नहीं। उस पर वो लोग अपना तो अति बचाव कैसे कर रहे हैं, अब हम लोग को विकासशील देशों पे इसका पूरा प्रभाव ज़्यादा पड़ा है। ठीक है, दूसरा देखिए क्योटो सम्मेलन, ये इंपॉर्टेंट है। ये सम्मेलन कब हुआ था, 1997 में। ठीक है,
इसी के समय द्वितीय समय, ठीक है। जापान के क्योटो शहर में, कहाँ हुआ था? जापान का एक शहर है क्योटो, इसलिए क्योटो सम्मेलन कहते हैं, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट बात किया था कि इसमें ग्लोबल वार्मिंग भी मेन बात किया गया था। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग बताया था आपको कि विश्व में आज देख रहे हैं गर्मी कितना, पहले 30 डिग्री 32 डिग्री गर्मी में हाईएस्ट कितना जाता था, 35-40 जाता था। आज 52-54 तक क्या किया गया इस पिछला साल, गर्मी को रिकॉर्ड किया गया, जिससे क्या हुआ है कि हम लोग का देखा गया कि औसत तापमान पृथ्वी का बढ़ चुका है। बढ़ने से क्या समस्या होगा? एक तो गर्मी बढ़ेगा, ग्लेशियर जो होती है हिमनद सब पिघलेगा, जल स्तर बढ़ेगा समुद्र का, जिससे बहुत सारे देश के भूमि क्या हो गए, जलमग्न हो गए, जल में डूब जाएंगे। इससे क्या यही सब समस्या होगा, ठीक है। देखिए अब ग्लोबल वार्मिंग को कौन उत्पन्न करता है? गैस CO2। कौन गैस उत्पन्न करता है? CO2। इसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। CH4 को क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं। N2O को नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। HFC ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। ये क्या करता है? AC फ्रिज ये सब किसी से निकलता है, और जो क्या करता है, देखिए अब आपको बताते हैं। ये है पृथ्वी, ठीक है, ये है हमारा सूरज, ठीक है। यहाँ से क्या निकलता है? गर्मी आता है, ठीक है। दिन भर क्या किया? यहाँ सूरज का रोशनी भेजा, और CO2 गैस, मीथेन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब गैस क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? एक लेयर बना लेते हैं, एक लेयर बना लेते हैं। इसको तो क्या होना चाहिए था? रात में सब पृथ्वी को सब ऊर्जा जो भर दिन में सूरज दिया है उसको लौटा देना चाहिए था, वायुमंडल में छोड़ देता है। इसलिए भोरे आते आते तो क्या होता था, थोड़ा ठंडा महसूस होने लगता है। लेकिन ये जो एक आवरण बना लेता है गैस का, और ये सब आने तो देता है, क्योंकि जब आती है तो क्या करती है? माइक्रोवेव के सूक्ष्म तरंग के रूप में आती है, सूक्ष्म तरंग के रूप में आती है। लेकिन जब पृथ्वी उसको लौटाता है तो वो पावर से, ऊर्जा से नहीं ना लौटा पाता, क्योंकि यहाँ पे अभिक्रिया थोड़ी हो रहा है। ये दीर्घ तरंग के रूप में लौटाता है, दीर्घ तरंग के रूप में, दीर्घ तरंग के रूप में लौटाता है पृथ्वी। इससे क्या होती है? ये सब गैस क्या करती है? एक आवरण बना लेती है, और इस गैस को जाने आने तो देती है, क्योंकि सूक्ष्म पावर से आ रहा है, उस ऊर्जा के साथ आ रहा है, आने तो दे रही है, लेकिन वापिस पृथ्वी से जाने नहीं दे रही है। इससे क्या हो रहा है कि पूरा ऊर्जा, पूरा गर्मी पृथ्वी अंदर सोख ले रहा है। फिर कल होगा, फिर कल आएगा, और कुछ ही मात्रा लौटा पाएगा। इससे क्या होगा? पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या मानी गई है, क्योंकि इसका डायरेक्ट प्रभाव अभी तुरंत देखा जा सकता है, और तुरंत देखा जा रहा है। हिमनद सब पिघल रहा है, लोग का देश आज इंडोनेशिया डूबने के कगार पे है, भारत का भी बहुत सारा भूमि डूब गया है। ये सब समस्या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रही है, ठीक है। इसके लिए क्योटो प्रोटोकॉल 97 में हुआ था। अब देखिए इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का विस्तार माना जाता है। क्योटो क्योटो प्रोटोकॉल को क्या माना जाता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, उसी का विस्तार इसको माना जाता है, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल समझौता का, ठीक है। इसमें देखिए क्या फैसला हुआ। यूरोपियन यूनियन, यूरोप लोग का संघ है देश का, वो लोग कहा कि हम 8% इसका कमी लाएंगे गैस में। अमेरिका कहा गया 7% कमी लाएंगे। जापान कहा गया 6% हम कमी लाएंगे, ठीक है। ये चलिए देखिए इस सम्मेलन को क्या कहते हैं? सम्मेलन या पर्यावरण सम्मेलन कहते हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस सम्मेलन कहते हैं। इस सम्मेलन को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस सम्मेलन। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 2002 में। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 2002 में, ठीक है। चलिए आपको लगभग हम पूरा बता दिए हैं चैप्टर को, एक समझिए कि वन शॉट की तरह आपको एंड कर दिए हैं। लेकिन इसके हम कुछ बताएंगे आपको, और अगला कल क्वेश्चन पूरा करा के आप लोग को, आज जब क्वेश्चन बताने योग्य हो गए हैं, अब उसको क्वेश्चन को कैसे पूरा करना है, क्वेश्चन को देखना है, सोचना है, और अपने अनुसार लिखना है। आप सोचिएगा कि हम याद करके जाए और वहाँ लिख दिए। क्वेश्चन क्या होगा? बहुत तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए कॉन्सेप्ट को बार बार सुनिए। इससे क्या होगा? आप योग्य होइएगा कि सवाल कैसे भी है अपना भाषा में उत्तर लिखिएगा, तो ज़्यादा एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है वो समझता है कि हाँ अगला कुछ कॉन्सेप्ट जाना है, लिखा है, तो उस पर नंबर ज़्यादा देता है, ठीक है। आपको सतत विकास बता देते हैं एक बार, सतत विकास पूछता है हर एग्जाम में, उसका आपको परिभाषा बता देते हैं। उसको इंग्लिश भी याद कर लीजिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। ये क्या होती है? देखिए संसाधनों का वैसा उपयोग, संसाधनों का वैसा उपयोग जिसमें जिसमें वर्तमान की पीढ़ी की आवश्यकता और उसका विकास हो जाए। वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता या विकास
वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता व उसका विकास रोके बिना। अब ऐसा नहीं कि संसाधन का उपयोग करना ही छोड़ दे तो जिंदा भी नहीं रह पाएगा। उपयोग करना है लेकिन विवेकपूर्ण उपयोग करना है। संसाधनों क्या करा, संसाधनों का वैसा उपयोग जिसमें जिसमें क्या करें, वर्तमान पीढ़ी, जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता वो उसका वर्तमान पीढ़ी का की आवश्यकता वो उसका विकास से समझौता किए बिना, विकास से समझौता किए बिना भविष्य की पीढ़ी का भी ध्यान रखना। भविष्य की पीढ़ी भविष्य की पीढ़ी का भी भविष्य की पीढ़ी का भी ध्यान देना। भविष्य की पीढ़ी का भी ध्यान देना, या एक तरह से कहे तो विवेकपूर्ण उपयोग, संसाधन संरक्षण। यहाँ से क्या बात निकल रही, संसाधन का संरक्षण करना और विवेकपूर्ण उपयोग करना। संसाधन का संरक्षण करना एवं क्या करना, संसाधन का संरक्षण करना एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना। ठीक है, ठीक है, चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सतत विकास। दो चीज़ याद रखिएगा, वर्तमान का भविष्य के पीढ़ी का क्या करने, उसके लिए संसाधन को बचाना। ठीक है, और एक तरह से आपको आज पूरा चैप्टर खत्म करके वन शॉट की तरह हो गया है। ठीक है, चलिए आज के लिए काफ़ी है। ठीक है, धन्यवाद।